अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इट्स लेक्चर नंबर 10 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल और उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और प्रोसीजर या मेथड क्या होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू लिक्विड, उसके साथ मेन प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन का, टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन सिस्टम, मेन ऑर्गेनिक रिएजेंट्स को डिस्कस करेंगे जो एक्सट्रैक्शन सिस्टम में यूज होते हैं। इसके साथ हम लोग इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स जितने हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ फैक्टर्स को देखेंगे जो इफेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को। तो ये वाला प्रोसेस एफएससी लेवल से नहीं है, हम लोग ये सब कुछ बीएस और एमएससी लेवल से डिस्कस करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक्सट्रैक्शन है क्या? Extraction is the process by which a solute is transferred from one phase to another phase। मतलब हम लोग दो सॉल्वेंट ले रहे होते हैं और एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट को छोड़कर दूसरे सॉल्वेंट में चला जाता है जस्ट बाय ओबेइंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन। इस प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रैक्शन का नाम देते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं। एक्सट्रैक्शन रिएजेंट, वो रिएजेंट विच इज इन्वेस्टिगेटेड सब्सटेंस फॉर्म बॉन्ड विच देन इज एक्सट्रैक्टेड। मतलब एक्सट्रैक्शन रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जिसके साथ वो सब्सटेंस जिसको हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेती है और इसको अलग करने के लिए हेल्प आउट करती है। तो उसको हम लोग ऐसे रिएजेंट को एक्सट्रैक्शन रिएजेंट का नाम देते हैं। एक्सट्रीजेंट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन। ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसे एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्ट, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस वो सब्सटेंस जो उसके अंदर ऐड होकर आ जाती है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इट्स अ सब्सटेंस मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल often by using a solvent such as ethanol or water। extracts may be sold as tincture or in powder form। इनको extracts को tincture या powder form में सेल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब के पत्तों से आप extract निकाल लेते हैं, लेमन ग्रास से आप उसका ग्रास ऑयल निकाल लेते हैं। तो these extracts are sold in the form of tinctures। इनको सेल किया जाता है। री-एक्सट्रैक्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक फेज इन वाटर। मतलब बार बार आप एक दफा एक्सट्रैक्ट आपने ले लिया हुआ है, उसको दोबारा से ऑर्गेनिक फेज में अलग करना, सेपरेट आउट करना, दैट विल बी कॉल्ड एज री एक्सट्रैक्शन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, फीड फेज। फीड फेज एक्चुअली कह रहा है उस सैंपल प्लस उस कंपोनेंट, सैंपल कंपोनेंट प्लस वो मटेरियल जिसके अंदर उसको ऐड किया आपने। मतलब सैंपल है, सपोज करें आप किसी चीज को वाटर से अलग करना चाह रहे हैं, तो वो चीज प्लस वाटर, दैट विल बी कॉल्ड एज फीड फेज। इसको आई से डिनोट कर रहे हैं। अब जिससे मर्जी कर लें, यहाँ उसने चूंकि आगे मेंशन करना है इस वजह से उसको फीड फेज को आई कह रहे हैं। फीड फेज कंटेन्स अ कंपोनेंट आई विच इज टू बी रिमूव्ड। सपोज करें एक फीड फेज है जिसमें आई कंपोनेंट है, इसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। एडिशन ऑफ सेकेंड फेज, दूसरा सॉल्वेंट हम लोग ऐड कर देते हैं which is immiscible with feed phase but component I is soluble in both phases। component I दोनों में soluble है, लेकिन वो जो second solvent आपने ऐड करना है that must not be miscible with that of the first solvent। suppose करें आयोडीन है वाटर के अंदर, जो बेसिक एग्जांपल है आपकी एफएससी की बुक में। तो आयोडीन को वाटर से अलग करना है तो आप उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल देते हैं। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड आयोडीन को ज्यादा डिसॉल्व करता है, वाटर लेस डिसॉल्व करता है। तो आई यहाँ सपोज करना अपने आयोडीन को, और हम सेकंड फेज या सेकंड सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो वो जो आई है वो सेकंड सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए एंड सेकंड सॉल्वेंट मस्ट नॉट बी सॉल्युबल टू फर्स्ट सॉल्वेंट, यानी वो फर्स्ट सॉल्वेंट के साथ इमिसिबल होना चाहिए। तो इस तरह हम लोग आई को दो सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सम ऑफ कंपोनेंट आई, यानी वो जो सोल्यूट है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फीड फेज टू द सॉल्वेंट फेज। आफ्टर एक्सट्रैक्शन द फीड एंड सॉल्वेंट फेजेस आर कॉल्ड द रेफिनेट एंड एक्सट्रैक्ट। फीड फेज को रेफिनेट का नाम देते हैं, एक्सट्रैक्ट वो जो बाहर निकाल लिया। सपोज करें, दोबारा से सुने, आयोडीन वाटर में हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड किया, दोनों को अच्छी तरह मिक्स किया,
आयोडीन वाटर में से कुछ अमाउंट उसकी आ जाएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड में और कुछ वाटर में रह जाएगी। सेपरेटिंग फनल में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब सेपरेटिंग फनल में दोनों अलग अलग हुए, सेपरेट फनल में अलग अलग करने के बाद आप क्या करते हैं, दोनों को अलग कर लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले फेज को अलग कर लेते हैं, वाटर वाले फेज को अलग कर लेते हैं। वो कहता है वो जो बाहर से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने ऐड किया था, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला फेज जो है उसको रेफिनेट एक्सट्रैक्ट बोला जाता है, और जो वाटर के अंदर रह जाता है बाकी उसको रेफिनेट बोला जाता है। ये टर्म याद रखनी है आपने। हमने एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग रीएजेंट, एक्सट्रेजेंट, एक्सट्रैक्ट, री एक्सट्रैक्शन और यहाँ रेफिनेट एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ये क्या है। नेक्स्ट इज नॉर्मली, वही प्रिंसिपल चल रहा है। नॉर्मली वन ऑफ द टू फेज इज ऑर्गेनिक फेज while the other is an aqueous phase। एक वाटर होता है, दूसरी कोई भी ऑर्गेनिक फेज ली जाती है। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट आई ओवर द टू फेजेस इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मतलब इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ये होना चाहिए। वाटर के अंदर और ऑर्गेनिक फेज के अंदर सोल्यूट आई अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, तो इट विल हैपन इन इक्विलिब्रियम। After the extraction, the two phases can be separated because of their immiscibility। दोनों फेजेस तो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, तो इसका मतलब एक अलग लेयर बनाएगी, दूसरी फेज अलग लेयर बनाएगी, और दोनों लेयर्स को हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं। Component I is then separated from the extract phase by technique such as distillation and the solvent is regenerated। मतलब इसी टेक्निक से, डिस्टिलेशन की टेक्निक से हम लोग अगेन इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। कंपोनेंट आई इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट फेज से उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, यानी वो जो क्लोरोफॉर्म के अंदर आ गया तो उसको हम लोग डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। फर्दर एक्सट्रैक्शन में बी कैरिड आउट टू रिमूव मोर कंपोनेंट आई। अगर वो जो पीछे रेफिनेट रह गया हमारे पास, उसमें से फर्दर एक्सट्रैक्शन निकालनी तो उसमें और सॉल्वेंट, फ्रेश सॉल्वेंट डाल दें, उस सॉल्वेंट को अगेन अलग करें, तो हम फर्दर भी कुछ कंपोनेंट आई को अलग कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव अ कंपोनेंट फ्रॉम एन ऑर्गेनिक फेज बाय एडिंग एन एक्वस फेज। तो इस प्रोसेस में हम लोग ऑर्गेनिक फेज के अंदर वाटर ऐड करके भी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा मटेरियल जो ऑर्गेनिक में कम सोलुबल है, वाटर में ज़्यादा सोलुबल है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक फेज के अंदर वाटर ऐड करके सेपरेट आउट कर लेंगे। लेकिन जो मटेरियल ऑर्गेनिक में ज़्यादा सोलुबल है वाटर की निस्बत, उसको हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाहर से ऐड करके अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। ये प्रोसेस है, सपोज करें ये ओरिजिनल सॉल्वेंट था वाटर, ये उसके अंदर सॉल्यूट था, ये सारा ब्लू, ये सॉल्यूट के पार्टिकल थे। आपने बाहर से जो सॉल्वेंट ऐड किया लाइट फेज एक्सट्रैक्टेंट, वो जो एक्सट्रैक्टेंट ऐड किया आपने, वो क्या करता है, उसके साथ मिक्स होता है जब ओरिजिनल सॉल्वेंट के साथ, तो ये सारे सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में उधर चला जाता है एक्सट्रैक्टेंट के अंदर। तो जब ज़्यादा अमाउंट एक्सट्रैक्टेंट में चलेगी, बहुत कम अमाउंट ओरिजिनल सॉल्वेंट में रह जाती है, तो ऊपर वाली लेयर को अलग कर लें। अब क्या करें, दोबारा से इसके अंदर अगेन फ्रेश सॉल्वेंट डालकर जो बाकी सॉल्यूट रह गया उसको भी अलग करते जाते हैं। इस तरह हम लोग सॉल्यूट को बार बार रिपीटेड एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में अलग कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ओबे करता है इस पूरे प्रोसेस, तो ये सारा प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इसको कंट्रोल कर रहा होता है। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट? द रेशियो ऑफ सब्सटेंस एक्टिविटी इन वन सर्टेन फॉर्म इन वन सॉल्वेंट फेज टू इट्स एक्टिविटी इन अदर फेज। मतलब कॉन्सेंट्रेशन इन वन फेज डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन फेज टू, इस रेशियो को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट का नाम देते हैं। लार्ज वैल्यूज आर डिजायरेबल, जाहिर है जितनी लार्ज वैल्यू होगी इसका मतलब है फर्स्ट वन फेज जो है उसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चला गया, तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जाएगा उतना ज्यादा सेपरेट आउट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना फायदा है, मतलब उतना सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा सेपरेट आउट होगी। अब सॉल्यूट के किसके इक्वल है? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन मास फेज वन, ऑर्गेनिक फेज कह लें, डिवाइडेड बाय मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन फेज टू,
या इसको S1 और S2 से डिनोट किया गया, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 1 से कम होगी तो इसका मतलब है बहुत कम अमाउंट सोल्यूट की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाएगी, या जो हम लोग सेपरेट आउट करने जा रहे हैं। ऊपर हम लोग फेज 1 वो वाली फेज लेते हैं जो हमने बाद में सॉल्वेंट ऐड किया है, तो बाद में वो वाला सॉल्वेंट ऐड करना है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा सॉल्युबल हो एज कंपेयर टू पेरेंट सॉल्वेंट। नर्स-शिलोव्स लॉ ऑफ पार्टीशन, ये लॉ क्या बोलता है? It says that the relationship of dissolved substance concentration in both phases at constant temperature is constant and does not depend on the concentration of the dissolved substance. वो कहता है dissolved substance की amount के ऊपर डिपेंड नहीं करता, but concentration remains constant. Suppose करें 10 ग्राम अमाउंट डिजोल्व की है अपने, और उस 10 ग्राम में से फेज 1 में 8 ग्राम जाना और फेज 2 में 2 ग्राम रहना है, तो जाहिर है 20 ग्राम अमाउंट डालेंगे तो वो 16/4 हो जाएगा, टोटल वो आंसर 8 ही आएगा। पॉइंट समझ आया? सपोज करें अगर 10 ग्राम में से 8 ग्राम इधर जाता है, 2 ग्राम यहाँ जाता है, तो 8/2 आंसर क्या आया? 4। तो अगर हम 10 की बजाय 20 ग्राम इसमें ऐड करेंगे तो 20 में से 16 ऊपर जाएगा, 4 इधर रह जाएगा, तो वो रेशो के डी वो सेम रहेगी। वो कहता है ये रेशो की वैल्यू सेम रहती है, रेशो रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। तो नर्स-शिलोव लॉ सेज दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, that is the amount in the organic solvent over amount in the aqueous solvent, this ratio remains same and the amount dissolved does not depend upon the ratio does not depend upon the amount dissolved. The distribution ratio D and constant are connected with substance solubility S, S के साथ मतलब solubility कितनी है organic phase में aqueous phase में, distribution ratio इसके ऊपर depend करेगी। The distribution ratio remains constant if there is no डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब वो जो मॉलिक्यूल आपने ऐड किए हुए हैं सॉल्यूशन में, उनमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होती, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो सेम रहेगी। या पॉलीमराइजेशन और अदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, इस तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना वो नहीं होना चाहिए। देखो जरा फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड वाटर के अंदर तो सिंगल यूनिट की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसी एसिटिक एसिड को आप बेंजीन में ऐड करें तो वो बेंजीन के अंदर क्या होता है? डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वो कहता है ये जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाएगी, अब वो बेंजीन में एसोसिएट हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी सॉल्वेंट में वो डिसोसिएट हो, तो अगर तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन का प्रोसेस हो रहा है या पॉलीमराइजेशन या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कांस्टेंट नहीं रहती। तो आपको इफेक्ट याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के ऊपर डिसोसिएशन या एसोसिएशन का इफेक्ट करती है, और पॉलीमराइजेशन या ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से डिसोसिएशन पर क्या फर्क पड़ता है। ये कांस्टेंट नहीं रहेगी अगर ये इन चारों में से कोई एक फिनोमेना भी टेक प्लेस होगा तो। The weight of the solute xn remaining in the aqueous phase after n time extraction, मतलब अगर आप एक्सट्रैक्टेड अमाउंट फाइंड आउट करना हो या एफिशिएंसी फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला है। अगर n एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करें, XEQ क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच वाज ओरिजिनली प्रेजेंट इन द एक्वस फेज। AQ लिखना चाहिए था, XAQ। तो ओरिजिनली जो एक्वस फेज में अवेलेबल है वो अमाउंट, D is the distribution ratio, V is the volume of aqueous phase, ये न्यू लिखा हुआ है, स्मॉल b सा नजर आ रहा है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो कहता है अमाउंट एक्सट्रैक्टेड आफ्टर n एक्सट्रैक्शन, n टाइम एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करने पर जो अमाउंट एक्सट्रैक्टेड आती है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू दिस फॉर्मूला। परसेंटेज एफिशिएंसी is equal to S naught over V naught divided by S naught V naught plus SA VA। S naught distribution ratio या concentration in organic solvent, V naught organic solvent का volume, SA amount distributed in aqueous phase and VA is the volume of aqueous phase। और इसी परसेंटेज एफिशिएंसी को ऐसे भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो गिवन हो
तो परसेंटेज एफिशिएंसी का ये फार्मूला बनता है 100D/D प्लस वॉल्यूम ऑफ एक्वस फेज ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक फेज। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए। Using the different solubility in various component of mutual insolubility between two liquid phases including target product to achieve the purpose of separation। तो कहते हैं एक्सट्रैक्शन की टाइप्स जो हैं आप डिपेंडिंग अपॉन सोलबिलिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। एक फिजिकल एक्सट्रैक्शन कहलाती है, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज केमिकल एक्सट्रैक्शन। और केमिकल एक्सट्रैक्शन तीन तरह की है, बैच एक्सट्रैक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन एंड सिंगल और मल्टी स्टेज कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसको बोला जाता है। ये तीन तरह की हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। फिजिकल एक्सट्रैक्शन में जस्ट डिसोल्यूशन का प्रोसेस यूज होगा। केमिकल एक्सट्रैक्शन में जिस कंपोनेंट को हम लोग अलग करना चाह रहे होते हैं, सेपरेट आउट करना चाह रहे होते हैं, वो टू सम एक्सटेंट केमिकल बॉन्डिंग करके सेपरेट आउट हो रहा होता है फ्रॉम वन सॉल्वेंट टू द अदर सॉल्वेंट। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। फिजिकल एक्सट्रैक्शन क्या है? The separated fractions has the relatively high dissolvability in solvent. The separation process is physical process। ये अभी हम लोग बात करके आए हैं जितना प्रोसेस हमने पढ़ा है उसमें क्या बोला है कि अगर सॉल्वेंट जो बाहर से ऐड कर रहे हैं उसके अंदर सोल्यूट की सोलबिलिटी ज्यादा है, एडेड सॉल्वेंट में सोल्यूट की सोलबिलिटी ज्यादा है, तो वो एडेड सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा चला जाता है, जो पहले से जिस सॉल्वेंट के अंदर था उसमें कम रहता है। तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एक्सट्रैक्शन। द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रैक्शन सिस्टम, पूरा एक्सट्रैक्शन सिस्टम इन तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। सोल्यूट होता है, ओरिजिनल सॉल्वेंट होता है, और एक्सट्रैक्टेंट जो बाहर से सोल्यूट सॉल्वेंट आप ऐड करते हैं। तो सोल्यूट ओरिजिनल सॉल्वेंट को छोड़कर जो बाहर से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेंट डाला हुआ होता है अपने उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, उसमें सॉल्युबल हो जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिंग एक्सट्रैक्टेंट सोल्यूट इन द एक्सट्रैक्शन फेज टू हैव द ग्रेटेस्ट सोलबिलिटी। अब सिंपल एक ही प्रिंसिपल है कि ये जो एक्सट्रैक्टेंट लें इसके अंदर सोल्यूट ज्यादा सोलबल हो एज कंपेयर टू ओरिजिनल सॉल्वेंट। मतलब जिस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मौजूद है उसके अंदर कम सोलबल हो, और जो नया एक्सट्रैक्टेंट आप डाल रहे हैं उसके अंदर सोल्यूट को ज्यादा सोलबल होना चाहिए। केमिकल एक्सट्रैक्शन कौन सा प्रोसेस है? टारगेट कंपाउंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय नॉन पोलर सब्सटेंसेस बाय वे ऑफ एक्सट्रैक्टेंट। मतलब जो टारगेट सब्सटेंस है उसको हम लोग बाय एडिंग अ नॉन पोलर सब्सटेंस अलग करते हैं। सेपरेट ऑर्गेनिक एसिड बाय कॉम्प्लेक्सेशन एक्सट्रैक्शन, एसिटिक एसिड, मतलब इसमें कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होगा। लाइक अगर एसिटिक एसिड को आपने सेपरेट आउट करना है तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डालें उसमें, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जैसे EDTA है तो वो उसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर लेगा और कॉम्प्लेक्स बनाकर निकल आएगा। इसी तरह एसिटिक एसिड को अलग करने के लिए क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट को भी यूज किया जाता है, टर्शी अमाइंस को भी यूज किया जाता है, ये भी एसिटिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर निकल आते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन एक्सट्रैक्टेंट, अब इसमें क्या, उसमें तो तीन चीजें थी ना, सोल्यूट, ओरिजिनल सॉल्वेंट और एक्सट्रैक्टेंट। तो लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होता है, एक्सट्रैक्टेंट और डाइल्यूएंट, ये दो चीजें होती हैं। एक एक्सट्रैक्टेंट लिया जाता है, दूसरा डाइल्यूएंट लिया जाता है। डाइल्यूएंट के अंदर वो सोल्यूट एडेड होता है और एक्सट्रैक्टेंट ऐड करने पर वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर बाहर निकल आता है। बैच एक्सट्रैक्शन, बैच का लफ्जी मतलब ही ये है, एक बैच आया वो फारिग हो गया, दूसरा बैच आया वो फारिग हो गया, तीसरा बैच आया। मतलब आप एक अमाउंट लें, उससे एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करें और उसको अलग कर दें, फिर दूसरी अमाउंट लेकर उसको स्टार्ट करें। द एक्वस फीड इज मिक्स्ड विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक्वस फीड होता है मतलब फीड वाटर प्लस आई, जिसको सेपरेट करना है, दैट इज कॉल्ड एज फीड। और उसको मिक्स किसके साथ किया जाता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। आफ्टर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उनको अच्छी तरह मिक्स करें सेपरेटिंग फनल में, लेट इट अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम। जब दोनों लेयर सेपरेट आउट हो गए हैं, दोनों लेयर्स के सेपरेट आउट होने के बाद क्या करें, दोनों लेयर्स को अलग अलग कर लें। वन विल बी कॉल्ड एज रैफिनेट, सेकंड वन विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रैक्ट। ये सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट बन जाता है, जो फीड होता है या वाटर है उसके अंदर रैफिनेट आ जाता है। तो इट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैच ऑपरेशन। तो एक बैच खत्म हो गया।
नेक्स्ट है बैच एक्सट्रैक्शन इन मल्टी स्टेजेस। अब ये मल्टी स्टेजेस में किया जा सकता है कि एक्सट्रैक्ट निकल आए, जो रेफिनेट बचा है, यानी वो फीड के अंदर या सॉल्वेंट या वाटर के अंदर जो अमाउंट बाकी बची है उसमें फर्दर सॉल्वेंट ऐड करना है। मतलब इट इज रिपीटेड एक्सट्रैक्शन। एक दफा एक्सट्रैक्शन कर लिया आपने, एक दफा और रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यू आर परफॉर्मिंग। तो जब रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे भी एक्सट्रैक्ट निकल आएगा, तो दोनों एक्सट्रैक्ट को ऐड कर लें, कंबाइन कर लें, कंबाइंड एक्सट्रैक्ट बन गया, उसमें से सॉल्वेंट को इवेपोरेट करेंगे तो आपके पास सोल्यूट आ जाएगा। लेकिन जो फाइनल रेफिनेट है उसको फर्दर भी यूज किया जा सकता है। तो मल्टी स्टेजेस में आप वही बैच एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या करते हैं, मतलब वो अलग अलग नहीं करते, बार बार बस सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं बार बार उसके अंदर क्या करते जाते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं। फीड प्लस सॉल्वेंट लिया, एक्सट्रैक्ट भी आगे आ गया, रेफिनेट भी आगे आ गया, स्टेज 2 में अगेन सॉल्वेंट ऐड कर दिया, और आखिरकार एन स्टेज तक फाइनल रेफिनेट निकाल लिया, फाइनल एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। कॉन्टिन्यूअसली ये प्रोसेस होता रहता है, अलग अलग बैच में नहीं चला रहे होते। दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। और ये दो तरह से होती है, को करंट एक ही साइड से फीड और सॉल्वेंट लें तब भी हो रही है, अपोजिट साइड से लें, एक साइड से फीड डाल रहे हो दूसरी साइड से सॉल्वेंट डाल रहे हो, तो तब भी ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो इट इज कॉल्ड एज को करंट और अपोजिट करंट टाइप या काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। काउंटर करंट में एक साइड से फीड दे रहे होते हैं, दूसरी साइड से सॉल्वेंट, और ये मेम्ब्रेन्स के जरिए से हो रहा होता है। दरमियान में मेम्ब्रेन है, ऊपर फीड चल रहा होता है, नीचे सॉल्वेंट चल रहा होता है। तो नीचे सॉल्वेंट के अंदर जितना सोल्यूट ऐड होता जाता है वो सारा सॉल्वेंट में आकर एक साइड पर फाइनल एक्सट्रैक्ट निकल जाता है, एक साइड पर फाइनल रेफिनेट निकल जाता है। तो दिस प्रोसेस इज अ काउंटर करंट। करंट का यहाँ लफ्जी मतलब है फ्लो। तो यहाँ काउंटर फ्लो रखा जाता है, एक साइड पर फीड और एक साइड पर फ्लो कर रहा होता है आपका सॉल्वेंट। लेकिन जो पहली वाली टाइप आपने की है उसमें सेम साइड पर दोनों फ्लो कर रहे होते हैं। फैक्टर्स, चॉइस ऑफ सेपरेशन प्रोसेस। और चॉइस ऑफ सेपरेशन प्रोसेस मतलब सेपरेशन प्रोसेस आपने सेपरेशन करनी है तो प्रोसेस कौन सा यूज करना है, वो कहता है इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिजिबल है, प्रोडक्ट वैल्यू कितनी है, कॉस्ट उसके ऊपर कितनी आ रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगी, और सिलेक्टिविटी उस प्रोसेस की कितनी है, कितने परसेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट अलग होती है। इन इन पांचों फैक्टर्स को कंसीडर करके हम लोग सेपरेशन मेथड सिलेक्ट करते हैं। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो यूज करना है वो उसके लिए क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं। यू आर कंसीडरिंग द सिलेक्टिविटी, कितना सिलेक्टिव है सोल्यूट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, रिकवरेबिलिटी ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द सॉल्वेंट, के रिकवर कैसे करना है, मतलब वो जो सोल्यूट आ गया सॉल्वेंट के अंदर तो उसको आपने रिकवर भी तो करना है, सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग भी तो करना है। तो सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, दैट वन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो रिकवरेबिलिटी वो भी बेटर होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बेटर होना चाहिए, सिलेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए, डेंसिटी डिफरेंट होना चाहिए दोनों लिक्विड के दरमियान, ताकि वो लिक्विड फेजेस दोनों अलग अलग हो सके, वरना वो अलग अलग नहीं होंगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठेगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको ऊपर होना चाहिए। इंटरफेशियल टेंशन, इसको भी कंसीडर करना है। अगर इंटरफेशियल टेंशन ज्यादा है, मतलब इंटरफेशियल रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो फिर दोनों सेपरेट आउट नहीं हो सकेंगी, अलग अलग नहीं हो सकेंगी दोनों टाइप्स। कॉस्ट, वो जो सॉल्वेंट यूज करना है आपने उसकी कॉस्ट कितनी है, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, ये सारे फैक्टर्स मद्देनजर रखते हैं कि सॉल्वेंट में ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हम सॉल्वेंट को यूज करते हैं। रिकवरेबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, रिकवरेबल कितने, रिकवरेबल का मतलब कि सोल्यूट को कैसे अलग करना है आपने उस नए सॉल्वेंट में से जिसके साथ उसको एक्सट्रैक्ट बनाकर निकाला है। नो इरिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, देयर मस्ट बी नो इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाए और फिर सोल्यूट अलग हो ही ना सके। तो देयर शुड बी इरिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। मिक्सचर शुड हैव अ हाई रिलेटिव वोलेटिलिटी, मतलब जो सॉल्वेंट है उसको ज्यादा वोलेटाइल होना चाहिए,
ताकि वो आसानी से अलग हो सके। सॉल्वेंट शुड हैव अ स्मॉल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी वो ऊपर वाला ही पॉइंट है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जितनी कम होगी इसका मतलब है सॉल्वेंट आसानी से अलग हो सकेगा, सेपरेट हो सकेगा। कॉमनली यूज्ड एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट कौन से हैं? मिक्सर सेटलर यूज होता है, ये वही है आपकी वो जो सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर यूज करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूज मतलब वो घुमाकर आप पार्टिकल्स को अलग अलग कर लेते हैं। पैक कॉलम को यूज किया जाता है, स्प्रे टावर यूज होते हैं, और रोटेटिंग डिस्क कॉन्टेक्टर्स भी यूज किए जाते हैं। ये है सिंपल सा एक्सट्रैक्शन सिस्टम लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का। ये सेपरेटिंग फनल होती है, फेज 1 है, फेज 2 है। फेज 1 के अंदर सपोज करें सोल्यूट मौजूद था, आपने ऊपर से फेज 2 ऐड की, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद लेट इट स्टे, जब इसको थोड़ी देर स्टे करवाते हैं तो ये दो फेजेज अलग अलग हो जाती हैं। ये देखें नीचे ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है, ऊपर वाली फेज थोड़ी सी कलर्ड नज़र आ रही है। तो दोनों फेजेज जब अलग अलग हो जाती हैं तो हम लोग एक्सट्रैक्टेंट को अलग कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट को अलग कर लेते हैं और रेफिनेज को अलग कर लेते हैं। तो दोनों को अलग करने के बाद रेफिनेट के अंदर फर्दर सॉल्वेंट ऐड करके अगेन एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। इस तरह सेपरेशन का प्रोसेस करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। और असल में एक्टिविटी इन एक्वस फेज और एक्टिविटी इन ऑर्गेनिक फेज, सोल्यूट की एक्टिविटी दोनों में इक्विलिब्रेट करती है, फिर सोल्यूट अलग अलग होते हैं। प्रोसेस ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज which are immiscible or restrictedly miscible is named liquid liquid partition or partition between two phases of liquid। इस प्रोसेस को हम लोग लिक्विड लिक्विड पार्टीशन का नाम देते हैं, जिसमें एक सॉल्वेंट से एक लिक्विड से दूसरा लिक्विड ऐड करके सोल्यूट को अलग किया जाता है। टू फेज सिस्टम हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक फॉर मेजरिंग द पार्टीशन। यूजुअली दो सिस्टम होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कौन सा जो आप कह लें ऑर्गेनिक फेज आपने लिए, और हाइड्रोफिलिक वाटर लमेंट जो आपने वाटर एक्वस फेज लिए। तो यूजली हाइड्रोफिलिक वो कहता है नीचे आ जाता है, हाइड्रोफोबिक ऊपर आता है, और हम लोग हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों को अलग अलग कर रहे होते हैं। The efficiency of a liquid extraction can be enhanced by adding one or more extractants to the solvent phase। सॉल्वेंट फेज के अंदर एक या एक से ज़्यादा एक्सट्रैक्टेंट अगर ऐड कर दें तो एक्सट्रैक्टेंट ऐड करने से हमारी रिकवरी बढ़ जाती है, मतलब सॉल्यूट की रिकवरी इंक्रीज कर जाती है। द एक्सट्रैक्टेंट इंटरेक्ट्स विद द कंपोनेंट आई इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट फॉर आई। फॉर एग्जांपल एक तो आप ये कह रहे थे ना कि सॉल्वेंट ऐड करें, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट ऐड कर दें तो सोल्यूट पहले सॉल्वेंट को छोड़ के दूसरे सॉल्वेंट में ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि अगर वो जो सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं उसके अंदर कोई एक्सट्रैक्टेंट भी ऐड कर दें जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाए आई के साथ, तो आई की अमाउंट और ज़्यादा निकल जाएगी। टू रिकवर द सोल्यूट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फेज द एक्सट्रैक्टेंट सोल्यूट कॉम्प्लेक्स हैज टू बी डिग्रेडेड। लेकिन बाद में जब आपने अलग करना है, उसको सेपरेट आउट करना है, तो वो जो एक्सट्रैक्टेंट ऐड किया था सॉल्वेंट के अंदर उसका सोल्यूट के साथ कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड भी किया जाना चाहिए या करना पॉसिबल हो। तो इस तरह हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा लेते हैं। इमिसिबल लिक्विड यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर क्लोरोफॉर्म सिस्टम को हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। टेकिंग एसीटोन एज अ फीड और सोल्यूट, यहाँ एसीटोन एज अ सोल्यूट यूज हो रहा है, तो केडी वैल्यू तकरीबन 1.72 आती है, यानी एसीटोन क्लोरोफॉर्म में और वाटर को में अपने आप को डिसॉल्व करता है, तो उसकी डिसोल्यूशन क्लोरोफॉर्म में 1.72% या टाइम ज़्यादा है देन दैट ऑफ द वाटर। सो एसीटोन प्रेफर्स टू डिसॉल्व इन क्लोरोफॉर्म एज कम्पेयर टू वाटर। एसीटोन क्योंकि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है तो एसीटोन इसका मतलब है ज़्यादा क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व होता है और बहुत कम डिसॉल्व हो रहा होता है वाटर के अंदर। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सॉक्सलेट ऑपरेटर्स। सॉक्सलेट ऑपरेटर्स की स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, ये सॉक्सलेट ऑपरेटर्स भी थोड़ा सा समझ लें। स्टीरर बार इसके अंदर होती है 1, 2 एक्सट्रैक्शन फ्लास्क है या इसको स्टिल पॉट बोलते हैं। ये फ्लैट बॉटम भी होती है, राउंड बॉटम भी होती है, इसको गर्म किया जा सकता है। डिस्टिलेशन पाथ
ये नंबर 3, इट इज कॉल्ड एज अ डिस्टिलेशन पाथ। सॉक्सलेट थिम्बल, ये नंबर 4 जो इसको थिम्बल बोलते हैं। इसके अंदर ये असल में यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पत्ते हैं आपके पास, उन पत्तों से एक्सट्रैक्ट आपने लेना है, मट्टी से कोई एक्सट्रैक्ट लेना है, तो उसको इस थिम्बल में डाल दिया जाता है। नीचे सॉल्वेंट होता है आपका, सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है, ये सॉल्वेंट का पाथ है। इवेपोरेट होकर कुछ ऊपर जाता है, ऊपर कंडेंसर उसको नीचे गिरा देता है। सॉल्वेंट यहाँ से भी गर्म होकर थिम्बल में गिरता रहता है। थिम्बल नीचे से पोरवस होती है, तो थिम्बल में से सॉल्वेंट अगेन नीचे चला जाता है, बार बार सॉल्वेंट ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है। एक्सट्रैक्शन सॉलिड, रेजिड्यू सॉलिड, ये नंबर 5 है। एक्सट्रैक्शन सॉलिड, ये यहाँ जिसमें से एक्सट्रैक्शन करनी है, पत्ते या सॉइल, जो भी चीज। नंबर 6, साइफोन आर्म इनलेट, ये इनलेट है जिसके अंदर वेपर बार दफा ज्यादा हो जाए तो ये इसके अंदर से घूमकर वापस आ जाता है। सेफोम फॉर्म आउटलेट 6 और 7 इसको उन्होंने बनाया हुआ है। 8, एक्सपेंशन अडॉप्टर, ये जस्ट अडॉप्टर है जिसके ऊपर आपने ये कंडेंसर लगाना होता है। 9, कंडेंसर। 10, कूलिंग वाटर इन, ये कंडेंसर के अंदर पानी नीचे से ऐड करते हैं, ऊपर से बाहर निकालते हैं नंबर 11 से, और इसको बोलते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। ये ऐसे काम कर रहा होता है। ये देखें, ये मुकम्मल इसका काम है। यहाँ से वेपर्स निकलते हैं, ये वेपर्स ऊपर जाते हैं, ऊपर से कंडेंसर से कंडेंस होकर नीचे गिर रहे होते हैं इसके अंदर। यहाँ वो जो आपने रखा हुआ है मटेरियल जो एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है, इसके अंदर सॉल्वेंट भरता जाता है। जैसे सॉल्वेंट का लेवल इस साइड आर्म के बराबर हो जाता है, वो सॉल्वेंट नीचे गिर जाता है। तो सॉल्वेंट किसको, सोल्यूट को लेकर नीचे जा रहा होता है, तो सोल्यूट को या यहाँ से जो एक्सट्रैक्ट उसने निकाला है वो लेकर सॉल्वेंट नीचे आता जाता है। नीचे जो सॉल्वेंट आया वो सारा एनरिच्ड सॉल्वेंट है जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट मौजूद है, लेकिन जो ऊपर वेपर जा रहे हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर जा रहे होते हैं। सॉल्वेंट के सिर्फ वेपर्स ऊपर जाकर कंडेंस बैक होकर इस थिम्बल में से एक्सट्रैक्ट फर्दर से फर्दर निकालते जाते हैं। ये नीचे जो सॉल्वेंट है वो एक्सट्रैक्ट रिच होता जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट आ जाता है। एट द एंड इस प्रोसेस को आधा घंटा 40 मिनट करवाने के बाद हम लोग वो नीचे वाला जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट की काफ़ी अमाउंट आई होती है उसमें से सॉल्वेंट को अलग कर देते हैं और एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। It's a very lengthy process taking several hours in most cases. ये सॉक्सलेट ऑपरेटर्स का बहुत सारे आवर्स लेता है। एक्सट्रैक्शन तकरीबन एक ही एक्सट्रैक्शन एक दिन में हो पाती है। एप्लीकेबल टू वोलाटाइल पॉल्यूटेंट्स, नॉट एप्लीकेबल टू वोलाटाइल पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि वो तो वेपर्स फॉर्म में रहेंगे, तो वो ये हाई टेम्परेचर पर हो रहा होता है, तो मे बी लॉस्ट थ्रू द हाई टेम्परेचर यूज। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन कैन बी वेरी हार्श ऑन थर्मली लेबाइल, वैसे मटेरियल जो लेबाइल होते हैं मतलब हीट सेंसिटिव होते हैं उनके लिए इस प्रोसेस को यूज नहीं किया जा सकता। ऑल्सो लाइक लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन देर आर रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्वेंट, इसमें भी सॉल्वेंट की ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है। सॉल्वेंट्स मोर एक्सपेंसिव अगर हो तो इसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल होता है। एडिशनल एनवायरमेंटल कॉस्ट, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स कॉमनली यूज, तो क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट ज़्यादातर यूज होते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए भी, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म है तो उसके वेपर्स को तो आप बाहर नहीं जाने देंगे, तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। रिक्वायर सॉल्वेंट इवेपोरेशन बिफोर एनालिसिस, अब एनालिसिस करने से पहले सॉल्वेंट को लाजमी इवेपोरेट करना पड़ता है। मैनुअली इंटेंसिव, टाइम भी ज़्यादा लेता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है, इसलिए ये ज़्यादा महंगा प्रोसेस है। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, सॉयल या नेचुरल प्रोडक्ट्स को अलग अलग करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं। ये रोटरी वेपोरेटर है, जब कभी आप किसी सब्सटेंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें से सॉल्वेंट को अलग करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये जो नीचे वाली फनल है, फ्लास्क है, ये घूम रही होती है, सॉल्वेंट अलग हो रहा होता है, रिमूव्ड सॉल्वेंट अगली फ्लास्क में आता जाता है और हमारे पास एक्सट्रैक्ट वापस से इसी के अंदर गिरता जाता है। तो वार्म वाटर हीट्स द वेपर, नीचे वार्म वाटर या ऑयल बाथ या जो भी
ले लें तो वो इनको वेपर्स को हीट अप करके सॉल्वेंट को अलग करने का बायस बनता है. If we desire to remove a smaller volume of solvent of nitrogen, line is used to blow a steady stream of the gas over the liquid surface. This speeds up the process of evaporation. ये बहुत मज़े का प्रोसेस है. पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ होता है लेकिन दुनिया में क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए इस प्रोसेस को बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाइट्रोजन का जेट बनाकर हम लोग उसमें सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं. सॉल्वेंट की इवेपोरेशन स्पीड बढ़ जाती है और नीचे जो सब्सटेंस है वो यूजली क्रिस्टलाइज हो जाती है या अलग हो जाकर ड्राई होकर अलग हो जाती है. बट दिस कैन ओनली बी डन इफ द एनालाइट इज ऑफ लो वोलेटिलिटी. अगर लो वोलेटिलिटी का एनालाइट हो तो तब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. फॉर बोथ ऑफ दीज टेक्निक्स इट इज इम्पॉर्टेंट टू लीव एनफ सॉल्वेंट इन द वेसल so that the analyte molecules stay in solution and are not deposited on the surface. मतलब कुछ अमाउंट में सॉल्वेंट इसके अंदर बाकी रहने दिया जाता है ताकि सोल्यूट जो है वो इसके साथ अटैच ना हो जाए. This was all about today. Now we are going to discuss all this chapter. Allah Hafiz.